हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फिर से एक बार मिल रहे हैं टीचिंग एंड लर्निंग में। टीचिंग एंड लर्निंग जो कि बीएड पार्ट 1 का सिलेबस है, और इस टीचिंग एंड लर्निंग में हम लोग उसके यूनिट 4 जिसमें कि चैप्टर का नाम है गाइडेंस एंड काउंसलिंग देख रहे थे। गाइडेंस एंड काउंसलिंग में अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारे टॉपिक्स के लिए चर्चा किया है। आज हम लोग जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग में काउंसलिंग प्रोसेस है वो देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज़ काउंसलिंग, मीनिंग ऑफ काउंसलिंग देखा। आज हम लोग देखेंगे कि अनेक जो मनोवैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक हैं और जितने काउंसलर्स हैं वो काउंसलिंग के बारे में क्या कहते हैं, उनका उस काउंसलिंग के विषय में क्या विचार है, इस बारे में हम लोग देखेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि काउंसलिंग की प्रोसेस क्या है, किसे काउंसलिंग रियल वर्ड में कहते हैं और ये कब इस्तेमाल होता है। अगर हम देखें तो निर्देशन का सेवा, जिसको कि हम लोग परामर्श कहते हैं, काउंसलिंग कहते हैं, ये जो परामर्श देने की प्रक्रिया है या फिर कह सकते हैं कि ये एक सेवा है जो कि बहुत ही पुराने ज़माने से चला आ रहा है और ये हर कैंडिडेट के लिए, हर व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम देखें स्टूडेंट और एक टीचर के रिलेशनशिप को, तो एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में रिलेशनशिप तब संबंध होता है, बनता है, जब एक टीचर अपने स्टूडेंट के किसी समस्या का समाधान बताए या किसी स्टूडेंट के पास कोई समस्या आ गई है और उसका समाधान एक टीचर बताए। तो इस समय में एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में एक अच्छा और मजबूत संबंध स्थापित हो जाता है। अगर हम देखें तो स्टूडेंट के या किसी भी व्यक्ति के समस्या के समाधान के लिए परामर्श की सेवा दी जाती है। यहाँ पे जो परामर्श की सेवा है, अगर छात्रों में देखा जाए तो छात्रों को या स्टूडेंट्स को परामर्श अधिकतर उस समय ज़रूरत होता है जब स्टूडेंट किसी व्यवसाय को, किसी वोकेशनल कोर्स को या किसी बिजनेस को या किसी क्षेत्र में वो जाना चाह रहा है और इस विषय में उसे अपने आगे के जीवन के लिए सुझाव चाहिए, परामर्श चाहिए, तो वो इस संबंध में समाधान के लिए एक शिक्षक के पास जाता है। अगर हम देखें तो परामर्श छात्रों के बीच में एक व्यवसाय को चयन करने के लिए होता है, या फिर कह सकते हैं कि जो परामर्श का संबंध है वो छात्रों के बीच आने वाले उनके जीवन में व्यवसाय से संबंधित होते हैं। कहीं पर बहुत बार ये देखा जाता है कि जो छात्र हैं उनको बहुत बार शिक्षक उनके पूरे जीवन भर सुझाव, परामर्श या काउंसलिंग देते रहते हैं, लेकिन किशोरावस्था में, खास करके एडोलेंस पीरियड में, स्टूडेंट को शिक्षक द्वारा, एक टीचर द्वारा दिया गया या दिया जाने वाला जो सुझाव है, जो कि उसके भावी जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे परामर्श उस समय एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है जब वो किशोरावस्था में पहुंचता है। एक ऐसे समय में जब वो उसकी स्थिति
असमंजस की स्थिति रहती है, उसे दुनियादारी या फिर अनेकों बातों में समझ में नहीं आता है, और इस समय उसे अधिकतर रूप में एक सुझाव या परामर्श की ज़रूरत होती है। और यहाँ उस समय उनके लिए परामर्श बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होते हैं। अगर हम इस बात को देखें तो यहाँ पे हर टीचर को ये ज़रूरी है कि हमेशा स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ सुझाव या परामर्श देते रहें। टीचर के इसी कारण से जब टीचर हमेशा एक स्टूडेंट को कुछ ना कुछ सुझाव या परामर्श देते रहते हैं, इसलिए ही उन्हें परामर्शदाता कहते हैं। लेकिन अगर हम आज के ज़माने में देखें, जब दुनिया की या हमारे देश भारत की आर्थिक स्थिति या कहें सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, नैतिक स्थिति पूरी तरह से बदल गई है, पूरी तरह से उसमें फेरबदल हो गया है। अगर हम उसको बहुत ही गंभीर और जटिलता पूर्वक इस स्थिति को, जो हमारे आसपास के परिवेश में दिख रहा है, इस स्थिति को देखें तो ये हमें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड परिस्थिति दिखाई देगा। ऐसे समय में जो परामर्शदाता के रूप में हमारे पास टीचर्स रहते हैं, ये टीचर्स उस समय उचित परामर्श स्टूडेंट्स को नहीं दे पाते हैं। ऐसे समय में जब एक अच्छे टीचर भी स्टूडेंट्स को एक अच्छा या उचित परामर्श नहीं दे पाते हैं, तो ये ज़रूरी है कि टीचर जो हैं वो स्टूडेंट को परामर्श अच्छी तरह से जब नहीं दे पाते हैं, तो ये ज़रूरी होता है कि इस समय एक अच्छे विशेषज्ञ जो कि परामर्श के लिए अपने ज्ञान को बढ़ाए हुए हैं, या फिर कह सकते हैं कि उनके पास वो स्पेशलिस्ट हैं परामर्श देने के लिए, उन्होंने पढ़ाई की है परामर्श के विषय में, और ऐसे लोगों का इस समय में आवश्यकता पड़ती है कि वे बच्चों को परामर्श दें। कारण ये होता है कि जो समाज और प्रकृति है वो सभी कुछ बदल गए हैं, और इस समय एक अनुभवी कैंडिडेट का परामर्श देना लाभकारी होता है। अब अगर हम परामर्श के शब्द को देखें तो परामर्श या काउंसलिंग या निर्देशन की जो शब्द है वो बहुत ही पुराना है या बहुत ही लंबे समय से चला आ रहा है। अगर हम अनेकों शब्दकोशों को देखें, जैसे कि वेबस्टर के शब्दकोश को देखें, उसके डिक्शनरी को देखें, तो उसमें परामर्श के लिए जो अर्थ लिखा हुआ है उसका अर्थ है, मीनिंग है पूछताछ करना, एक दूसरे से तर्क वितर्क करना और विचारों का आपस में एक दूसरे को बांटना। ये जो वेबस्टर का डिक्शनरी में जो शब्द का अर्थ लिखा हुआ है, परामर्श का अर्थ लिखा हुआ है, अगर हम इसको देखें तो पूछताछ करना या तर्क वितर्क करना या पारस्परिक विचार का विनिमय करना, एक दूसरे को से विचार लेना और उसमें सोच समझ करके कुछ निर्देश में निकलना। यहाँ पे केवल इसी एक वाक्य से निर्देशन को हम क्लासिफाई या निर्देशन को समझ नहीं सकते हैं। यहाँ पे जो निर्देशन का शब्द है, परामर्श का शब्द है, काउंसलिंग का शब्द है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जब आज के ज़माने में हो गया है, तो इसके लिए ये है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसमें किसी भी तकनीक को लगा करके परामर्श को क्लियर करने का या परामर्श को सही करने के लिए, ठीक ढंग से किसी भी समस्या के लिए परामर्श देने के लिए एक स्टेप वाइज स्टेप, या फिर कह सकते हैं कि एक तकनीक का इस्तेमाल किया जा सके, तकनीक का प्रयोग किया जा सके, ताकि उस समस्या से आसानी से और जल्द से जल्द आज़ादी मिल सके।
अगर हम इस टेक्निकली या प्रोसीजर वाइज अगर हम इस परामर्श के शब्द को देखें तो अनेकों अनेक जो वैज्ञानिक हैं वो इसमें अपने अपने विचारों के अनुसार से परामर्श को क्लियर करने का या परामर्श को सब समझाने का अपने अपने शब्दों में प्रयास किया है। सबसे पहले हम रॉबिन्सन्स के परामर्श को देखेंगे। वो अपनी बातों से ये स्पष्ट करने की कोशिश की है कि परामर्श की प्रक्रिया में या परामर्श का जो परिस्थिति आता है उस परिस्थिति में हर परामर्श की हर प्रक्रिया को सम्मिलित किया जा सकता है या लाया जा सकता है। जैसे अगर कोई परामर्श लेने वाला या क्लाइंट है अपने इन्वायरमेंट के अनुसार से या फिर जैसा कह सकते हैं कि जिस इन्वायरमेंट में वो कैंडिडेट रह रहा है उसमें अपने आप को एडजस्ट करने में हेल्प कर सके, अपने आप को एडजस्ट कर सके, तो ये उसके लिए एक परामर्शदाता उसमें वो हेल्प करता है। अगर देखें तो परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो व्यक्ति रहते हैं, एक परामर्शदाता जिसको हम काउंसलर कहते हैं और दूसरा परामर्श प्रार्थी जिसको हम क्लाइंट कहते हैं। परामर्श प्रार्थी एक परामर्शदाता क्लाइंट एक काउंसलर के पास तब जाता है जब उसके पास कोई समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम होती है या फिर उसके पास कोई आवश्यकता होती है अपने जीवन से संबंधित, इन्वायरमेंट से संबंधित या किसी और भी कारण से उसे उसकी ज़रूरत होती है, उस कैंडिडेट की ज़रूरत होती है, तब वो उसके पास जाता है। अगर हम इस बात को देखें तो एक क्लाइंट जो है अपनी समस्या और आवश्यकता को लेकर के एक काउंसलर के पास जाता है जिसको कि वो उसके राय या सुझाव को चाहता है और अपनी समस्या को उनके एक काउंसलर के राय और सुझाव के बगैर वो पूरा नहीं कर सकता है। अगर हम उन समस्या को देखें तो उस समस्या के समाधान और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमेशा ही मनोवैज्ञानिक राय की आवश्यकता होती है और ये मनोवैज्ञानिक राय या सुझाव ही परामर्श कहलाता है। अगर हम इन सारी बातों को देखें तो हम इसमें हॉर्न और मैकलीन एक वैज्ञानिक हैं जो ये कहते हैं कि सुझाव तभी दिए जा सकते हैं जब परामर्शदाता पर्याप्त रूप से अनुभवी और प्रशिक्षित हो। अगर हम हॉर्न और मैकलीन के इन बातों को देखें तो हम पाएंगे कि इनके अनुसार से सुझाव देने वाले व्यक्ति का या परामर्शदाता का अनुभवी और प्रशिक्षित होना, अपने फील्ड में परामर्श के फील्ड में प्रशिक्षित होना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब अगर हम कार्ल रॉजर्स के परामर्श की परिभाषा को देखें तो ये कहते हैं कि एक निर्धारित रूप संरचित स्वीकृत संबंध है जो परामर्श प्रार्थी क्लाइंट को पर्याप्त मात्रा में स्वयं को समझने में सहायता देता है, जिसमें वह अपने नवीन ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में ठीक कदम लें। अगर हम कार्ल रॉजर्स के इस परिभाषा को देखेंगे तो उनके अनुसार से वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी परामर्श प्रार्थी अपने समस्या को लेकर किसी काम से जाता है तो अब परामर्श की जो प्रक्रिया है वो एक संरचना बनाया हुआ है परामर्श देने वाली कंडीशन को, और परामर्श लेने वाला या क्लाइंट जो है वो किसी समस्या के लिए जाता है अपने काउंसलर के पास, तो वहाँ काउंसलर उसको इस बात की मदद करता है
कि वो खुद को समझे, अपनी क्षमता को, अपनी कैपेसिटी को, अपनी रुचि को समझे, जिससे कि वो अपनी समस्या के लिए ठीक ठीक निराकरण कर सके। यहाँ पर जब वो अपनी समस्या को समझ करके, अपनी कैपेसिटी, अपनी एबिलिटी, अपनी इंटरेस्ट को समझ करके अपनी समस्या को समझता है, तो यहाँ उसे एक नया नॉलेज मिलता है, जिसके कारण से वो अपने लाइफ के लिए एक नया काम स्टार्ट कर पाता है। अगर हम जो अभी कार्ल रॉजर्स कह रहे हैं कि एक व्यक्ति को परामर्श के द्वारा एक व्यक्ति को स्वयं को समझने में सहायता मिलता है, इसके उलट में अगर हम एडमंड विलियम्स कहते हैं कि परामर्श के विभिन्न पहलू, जो परामर्श देने की प्रक्रिया है उसके विभिन्न पहलू को अगर हम देखें, जैसे कि उसके वर्गीकरण को देखें, क्लासिफिकेशन को देखें, परामर्श देने की प्रक्रिया को देखें, परामर्श के स्वभाव को देखें, तो हम इसमें विचार करते हुए एक फोर्सिंग कन्फॉर्मिटी या फिर कह सकते हैं एक अनुबंध अनुरूपता, एटीट्यूड, अभिरुचि के परिवर्तन को हम स्पष्ट रूप से इस प्रक्रिया में देख पाते हैं। लेकिन इसके साथ ही जो प्रोसीजर चल रहा है, जो वर्गीकरण चल रहा है, जो विधियां चल रही हैं, जो परामर्श का स्वभाव है, इन सभी के साथ ही वो अपने क्लाइंट को बहुत ही इम्पॉर्टेंट बताते हैं कि एक प्रभावी या प्रभावशाली परामर्शदाता अपने स्टूडेंट्स को इस प्रकार से सेवा देता है या इस प्रकार से काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे उन्हें सफलता मिल सके, उन्हें संतोष मिल सके। एडमंड जो है अपने इस परामर्श की प्रक्रिया को एक साधन के रूप में, एक माध्यम के रूप में बताया है। इसी माध्यम के साथ में या इसी माध्यम के जरिए से एक व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान करना सीखता है। यहाँ पे एडमंड इसे निर्देशीय परामर्श या डायरेक्टिव काउंसलिंग की बात कहते हैं, और ये कहते हैं कि इस प्रक्रिया में जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है, इसमें डायरेक्टिंग काउंसलिंग की कोई बात नहीं आती है। अगर हम हम्फ्री और टैक्सलर जो एक मनोवैज्ञानिक हैं, इनके अनुसार परामर्श को देखें तो परामर्श व्यक्तियों की समस्या समाधान के लिए स्कूल और अन्य संस्थानों में संसाधनों का प्रयोग है। अब अगर हम इन हम्फ्री और टैक्सलर की इस बात को गौर करेंगे तो इनके अनुसार से एक व्यक्ति के जब उससे परामर्श दिया जाता है तो इसलिए दिया जाता है ताकि उसके समस्या का समाधान किया जा सके। अगर ये समस्या का समाधान उसके पास हो रहा है तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एक स्कूल और बहुत सारे इंस्टीट्यूट अपने स्टूडेंट को ये संसाधन या एक जरिया अपने स्टूडेंट को प्रोवाइड कराते हैं कि वो अपने समस्याओं का समाधान स्कूल के विशेषज्ञ जो परामर्श के लिए अपॉइंटेड हैं उनसे अपने समस्याओं का समाधान करा सकें। अगर हम कहें इसको इस ओर से देखें तो स्कूल और अन्य इंस्टीट्यूट के लिए परामर्श की प्रक्रिया एक साधन के रूप में, एक संसाधन के रूप में उनके पास रहती है, जहाँ पे स्टूडेंट अपने समस्याओं का समाधान बड़े ही आसानी से कर पाते हैं। अगर हम इस बात को देखें तो हमारे सामने प्रश्न ये आता है कि समस्याओं का समाधान, आखिर किस प्रकार के समस्याओं का समाधान करने के लिए इस तरह के परामर्श की
प्रक्रिया या परामर्श के संसाधन को स्कूल में प्रोवाइड किया जाता है? या क्या ऐसा है कि सभी प्रकार के समस्याओं का समाधान काउंसलिंग के द्वारा हो जाता है? अगर हम देखें तो इस प्रकार से जो परामर्श का परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो एक पक्ष की ओर दिखाता है, क्योंकि परामर्श लेने वाला कैंडिडेट यहाँ पे सबसे मुख्य भूमिका निभाता है। अब अगर हम विली और एंड्रू को देखेंगे तो हम पाएंगे कि ये कहते हैं परामर्श जो है वो पारस्परिक रूप से एक सीखने की प्रक्रिया है और इसमें दो व्यक्ति सम्मिलित होते हैं, दो व्यक्ति रहते हैं इस प्रक्रिया में। एक सहायता प्राप्त करने वाला जिसको कि समस्या है, और दूसरा वो प्रशिक्षित व्यक्ति जो क्लाइंट के अपने क्लाइंट की सहायता इस प्रकार से कर रहा है जिससे कि उसके क्लाइंट का अधिक से अधिक डेवलपमेंट हो सके। अब अगर हम कॉम्स के परिभाषा को देखें तो वो कहते हैं कि परामर्श जो है वो पूरी तरह परामर्श का प्रोसीजर जो है, परामर्श क्लाइंट को सेंटर में पॉइंट मान करके अपना काम करता है। इसमें परामर्श की प्रक्रिया में परामर्शदाता का उतना महत्व नहीं होता है जितना महत्व क्लाइंट का होता है। अब अगर हम वीबर को देखेंगे तो वीबर जो है, वीबर कॉम्स के ही साथ साथ अपनी परिभाषा को रखते हैं। कॉम्स जो है परामर्श देने वाले लेने वाले को या क्लाइंट को केंद्र बिंदु मानते हैं, क्योंकि उसी को केंद्र में रख करके उसके लिए अनेकों अनेक कार्य हो रहे हैं। इसीलिए परामर्श प्रार्थी या क्लाइंट को केंद्र बिंदु माना है वीबर ने भी, जैसे कॉम्स ने माना है। वीबर्स परामर्श को बातचीत करना, विचार विमर्श करना और मित्रतापूर्वक वार्तालाप करना। मित्रतापूर्वक वार्तालाप मतलब बहुत ही प्रेम से आपस में इस तरह से बात कर रहे हो जैसे दो मित्र हैं, इस तरह के प्रोसीजर को बताया है। इस प्रकार के विचार विनिमय आपस में जो विचार विमर्श करते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य या मुख्य कारण ये होता है कि एक व्यक्ति जो समस्या से ग्रसित है उसको उचित निर्णय लेने में सहायता कर सके। ये जो विचार विमर्श है या विचार विनिमय है, इसकी प्रक्रिया जो है ये बहुत ही मित्रतापूर्वक या स्नेहयुक्त स्थितियों का निर्माण करता है। अगर हम देखें तो विचार विनिमय करने वाले व्यक्ति एक दूसरे पर अपना विचार लादने की या अपना विचार थोपने की चेष्टा नहीं करते हैं। विचार विनिमय का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है व्यक्तियों की योग्यताओं को जानना और उसको डेवलप करना, उसको विकास करना। अब अगर हम जॉन्स के परामर्श की ओर आएंगे तो जॉन्स के परामर्श की प्रकृति एक तरह से देखें तो डायरेक्टिव प्रोसीजर में है। जॉन्स के अनुसार से परामर्श की प्रक्रिया में जितने सारे तत्वों को एकत्रित या जितने सारे कारकों को एकत्रित किया जा सकता है, इससे छात्र के सारे अनुभव जो उनका लाइफ एक्सपीरियंस है उनको स्टडी किया जा सकता है और छात्रों की, स्टूडेंट्स की जो योग्यताएं हैं एक विशेष परिस्थिति के अनुसार से उनको देखी जाती है और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है, जिसमें छात्र को, एक स्टूडेंट्स को एक तरह से कहें तो व्यक्तिगत सहायता प्रदान किया जाता है। यहाँ पे जॉन्स जो हैं वो स्पष्ट रूप से ये बताते हैं कि परामर्श के द्वारा किसी स्टूडेंट की समस्या का समाधान
नहीं किया जाता है, लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि छात्रों को समाधान करने, अपनी समस्याओं के समाधान करने के योग्य बना दिया जाता है। अब हम बात करते हैं साइकोलॉजिस्ट एरिक्सन की। एरिक्सन जो है परामर्श के लिए कहते हैं कि परामर्श प्रार्थी प्रधान या क्लाइंट सेंटर्ड या काउंसली सेंटर्ड है, या उसको मुख्य माना है एरिक्सन ने। और अगर एरिक्सन के परामर्श की बातों को देखेंगे तो वो कहते हैं कि एक परामर्श साक्षात्कार व्यक्ति से व्यक्ति के संबंध में, जिसमें एक व्यक्ति अपनी समस्याओं और आवश्यकताओं के साथ दूसरे व्यक्ति के पास सहायता के लिए जाता है। इस प्रकार अगर हम देखें तो एक स्टूडेंट इंटरव्यू और व्यक्तिगत संपर्क से, पर्सनल कांटेक्ट से वो उसकी समस्याओं का समाधान के लिए उसे सहायता दी जाती है। अगर हम रोलो में के बारे में देखेंगे तो वो कहते हैं कि परामर्श प्रार्थी या क्लाइंट प्रधान परिभाषा के विपरीत ये अपनी बातें कहते हैं। रोलो के अनुसार ये कहते हैं परामर्श प्रक्रिया में परामर्श प्रार्थी की अपेक्षा परामर्शदाता सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और परामर्शदाता के कार्य हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें अगर हम देखें तो मैं ये कहते हैं कि परामर्शदाता का कार्य है परामर्श प्रार्थी को या क्लाइंट को सामाजिक दायित्वों को सहज आसानी से वो उसको स्वीकार कर ले, ऐसी सहायता परामर्शदाता अपने क्लाइंट के लिए करता है, और उनको इस प्रकार से सहायता करता है जिससे उसको, क्लाइंट को साहस बन जाए, उसमें हीन भावना चला जाए, और वो सामाजिक और कार्यात्मक कार्यों को, अपने जीवन के अनेकों कार्यों को आसानी से कर सके। अगर हम रूथ स्ट्रैंग को देखें तो वो अपने परिभाषा को दूसरे ढंग से कहते हैं। रूथ स्ट्रॉन्ग ने परामर्श के उद्देश्य को बताते हुए कहा है कि परामर्श का उद्देश्य आत्म परिचय या आत्मबोध है, या फिर कह सकते हैं कि स्वयं को जानने की प्रकृति है। इसमें क्लाइंट ये बोध कराता है, अपने क्लाइंट को ये बोध करवाना होता है एक काउंसलर के द्वारा कि वो क्लाइंट जो है उसका वो क्या क्या कर सकता है, अपने अंदर के गुणों को डेवलप करने के लिए उसको क्या करना चाहिए, और अपनी समस्याओं को किस प्रकार से उसे ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा ध्यान देना चाहिए या कम ध्यान देना चाहिए, ऐसी बातों को वो दिखाता है। स्ट्रैंग अंत में अपनी परिभाषा में ये कहते हैं कि परामर्श प्रक्रिया एक सम्मिलित प्रयास है जिसमें छात्रों की जिम्मेदारी अपने आप को समझने की चेष्टा करना और उसके मार्गों को पता लगाना है, जिससे उसे करना है या जिस रास्ते पर उसे जाना है, और जैसे ही समस्या उत्पन्न हो जाए उसके समाधान के लिए आत्मविश्वास जगाना है। और इस प्रक्रिया में, इस प्रोसीजर में परामर्शदाता का उत्तरदायित्व छात्रों को आवश्यकता के अनुसार से सहायता प्रदान करना है। अगर हम देखें तो हम इस बातों में देखते हैं कि अनेक विद्वान परामर्श के लिए अपने अपनी सोच के अनुसार से या अपनी अपनी मत के अनुसार से अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। लेकिन अगर हम आर्कबल को देखें तो परामर्श की परिभाषाओं को इस प्रकार से वो निष्कर्ष के रूप में बताते हैं। परामर्श की प्रक्रिया जो है वो दो व्यक्तियों का प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में दो व्यक्ति रहते हैं। परामर्श की प्रक्रिया का उद्देश्य छात्र को अपनी समस्याओं को स्वतंत्र रूप से हल करने में, या फिर कह सकते हैं वो खुद से अपने
समस्याओं को हल कर सके ऐसे योग्य बनाना है। और परामर्श की जो प्रक्रिया है वो एक प्रशिक्षित व्यक्ति ही कर सकता है, और वो जो प्रशिक्षित व्यक्ति है उसके लिए वो काम व्यावसायिक काम है। अगर हम विलियम कॉटल को देखें तो विलियम कॉटल जो है परामर्श को 3 स्थान पर बताए हैं, और इस 3 स्थान पर उसके वो 5 तत्व बताए हैं। ये 5 तत्व इस प्रकार से हैं। ये जो प्रक्रिया है 2 व्यक्तियों का पारस्परिक संबंधित आवश्यक प्रक्रिया है, और परामर्शदाता या क्लाइंट, काउंसलर और क्लाइंट के बीच में विचार विमर्श करने का एक साधन है। और हर परामर्शदाता, एक काउंसलर, अपना जो काम है उसको अपने पूरे ज्ञान से करता है, उसके पास जो भी अभी तक नॉलेज है उसके अनुसार से करता है। और परामर्श प्रार्थी जो है या फिर क्लाइंट जो है उसकी भावनाओं को देखते हुए उसे परामर्श देता है या उसके लिए परामर्श को चेंज कर पाता है। और 5वां है, प्रत्येक परामर्श साक्षात्कार से बना हुआ होता है, या पूरा परामर्श की प्रक्रिया साक्षात्कार के रूप में होता है और उसी प्रक्रिया में चलता है। अब अगर हम एक और विद्वान के बात को देखें तो इसमें फ्राइडीन जो हैं वो कहते हैं कि परामर्श के 7 तत्व होते हैं। एक पहला है संघर्षमय अवस्था का आभास, रिकॉग्निशन ऑफ ए स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा है अचेतन की स्वीकृति, एक्नॉलेजमेंट ऑफ द अनकॉन्शियस। और तीसरा है दमन की भूमिका, द रोल ऑफ रिप्रेशन। चौथा है प्रलंबता एवं हस्तांतरण, डिपेंडेंस एंड ट्रांसफरेंस। 5वां है अंतर्दृष्टि की उपलब्धि, द एक्वायरिंग ऑफ इंसाइट। 6ठा है उचित संवेगात्मक अनुभव पर बल, इम्फेसिस ऑन करेक्टिव इमोशनल एक्सपीरियंस। और 7वां है स्वीकारात्मक अभिरुचि, एक्सेप्टिंग एटीट्यूड। अगर हम परामर्श के इन सारी बातों को देखें, इन सारी बातों को समझने की कोशिश करें तो हम बहुत सारी बातों को देखेंगे। काउंसलर की प्रक्रिया अभी तक जब हम लोग देख रहे थे तो हम लोगों ने इसमें पाया कि काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो एक विज्ञान है और एक कला है, कि जिसमें कि हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से, किस प्रक्रिया से एक कैंडिडेट जो है वो काउंसलिंग की प्रक्रिया को किस आसानी से किसी की समस्या को समझते हुए, किसी की परेशानी को समझते हुए ये काम कर रहा है। परामर्श की प्रक्रिया जो है विशेष रूप से एक व्यक्ति को आत्मबोध या अपने को पहचानने के लिए, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको हेल्प करता है, आत्मसिद्धि के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए हेल्प करता है, आत्मीकरण के लिए हेल्प करता है, या फिर कह सकते हैं आत्मोन्नयन या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए हेल्प करता है। और साथ ही साथ आत्मनिर्देशन, सेल्फ डायरेक्शन में भी सहायता होता है। परामर्श के अंतर्गत जो परामर्श के विशेषज्ञ हैं, जिसको हम काउंसलिंग एक्सपर्ट कहते हैं, वो जो है वो अनेक समस्याओं के समाधान के लिए, उनके उपचार के लिए, समाधान के उपचार के लिए अनेकों उपचारात्मक प्रणाली या थेरेप्यूटिक सिस्टम या थेरेप्यूटिक का प्रयोग करता है, और उस व्यक्ति को जो कि समस्या से ग्रसित है उसकी समस्या का समाधान में वो पूरी तरह से सहयोग करता है। एक मनोचिकित्सक का सबसे महत्वपूर्ण गुण ये होता है कि वो परामर्श और निर्देशन की प्रक्रिया में निपुण होता है। और परामर्श और निर्देशन को अगर हम देखें तो परामर्श और निर्देशन की प्रक्रिया को हम जो समस्या के समाधान की बात कर रही है, जो अपने आप को जानने की बात कर रही हैं, अगर हम इस
परामर्श को देखें तो और निर्देशन की प्रक्रिया को देखें तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू के रूप में नजर आएंगे। निर्देशन है तो काउंसलिंग है और काउंसलिंग है तो निर्देशन है। और अगर हम देखें तो इस बात को कि परामर्श और निर्देशन एक दूसरे के बगैर अधूरा है। परामर्श जो कि एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें अनेक अप्रोचेस और टेक्निक्स का उपयोग किया गया है और इस उपयोग को करके व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास और उसके समस्या का समाधान, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व जो वो कैंडिडेट है उसको डेवलप करने का और उसके समस्याओं को समाधान या रिलीव करके उसके जीवन को एक एम प्रदान कर देना और उसे संतोष बनाने का प्रयास करता है। परामर्श के स्वरूप को अगर हम देखें तो उसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ पे मायर्स ये कहते हैं कि परामर्श का अर्थ जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। जॉन्स ये कहते हैं परामर्श निर्देशन की एक ऐसी विधि है जिसमें व्यक्ति को संतोषजनक और सफल जीवन व्यतीत करने के लिए अपने आप को और अपनी योग्यताओं और विशेषताओं को, अपने वातावरण की ओर और अपने अवसरों और आशाओं को समझने में सहायता देने का प्रयास करता है। विली और एंड्रयू के अनुसार परामर्श वो पारंपरिक प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया है जिसमें दो व्यक्ति भाग लेते हैं। एक सहायता मांगता है और दूसरा जो कि एक व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित कैंडिडेट होता है वो सहायता देता है और पहले व्यक्ति को उसके अपने लक्ष्य की ओर निर्देशित करने में सहायता करता है, जिससे कि वो जो क्लाइंट है उसके वातावरण में जिसमें कि वो रहता है उसमें वो अपना डेवलपमेंट, अपना प्रोग्रेस अधिक से अधिक कर सकें। इन सारी बातों से हम यही कह सकते हैं कि परामर्श के स्वरूप जो हमारे सामने आते हैं वो इस प्रकार से हैं। जो काउंसलर है और जो क्लाइंट है, इसमें क्लाइंट और काउंसलर, परामर्शी और परामर्शदाता के बीच में एक इंटरैक्टिव प्रोसेस चलता है काउंसलिंग के टाइम में, और जिसको कि हम इंटरैक्टिव प्रोसेस कह सकते हैं, अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया कह सकते हैं। इस अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया या क्लाइंट और काउंसलर के बीच जो प्रोसेस होता है, जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है, जो उसके समस्याओं को सुनना और उसकी समस्याओं के समाधान करने की बात जो करना होता है, उसके अनुसार से उनको हेल्प दिलाने की कोशिश की जाती है। जो परामर्श की प्रक्रिया है, काउंसलिंग की प्रक्रिया है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये एक व्यक्ति के जीवन के शुरू होने के साथ साथ जीवन के अंतिम क्षण तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। और इस प्रक्रिया में देखें तो अनेक क्रमिक रूप में एक के बाद एक गतिविधियां सम्मिलित होती हैं। तीसरी बात है, परामर्श की प्रक्रिया में जो क्लाइंट है और जो काउंसलर है, काउंसलर अपने जो वो ट्रेनिंग लिया है, जो वो एडुकेशन लिया है और जितना उसके पास अनुभव है, उसके ही आधार पे वो अपने क्लाइंट को सहायता देने की कोशिश करता है। फिर अगर हम देखें परामर्श के मुख्य उद्देश्य को, तो परामर्श एक व्यक्ति के जीवन को बदलना या परिवर्तन करना है, जिसके साथ में उसके जीवन जो है सार्थक होकर के वो अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। परामर्श की प्रक्रिया जो कि एक विकासात्मक प्रक्रिया है, एक प्रिवेंटिव उपचारात्मक थेरेपेटिक प्रक्रिया है। ये सारी बातें जो क्लाइंट है उसके
हित के लिए सारी बातें कहता है। अगर हम इन सारी बातों को देखें तो हमें ये स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है कि परामर्श की प्रक्रिया एक व्यापक या बहुत बड़ी प्रक्रिया है, जिसमें कि जो क्लाइंट है उसके ऐच्छिक अनुक्रमिक परिवर्तन, जिसको हम कह सकते हैं वॉलंटरी सीक्वेंशियल चेंजेस, या फिर कह सकते हैं कि क्रमिक रूप से उसके इच्छा के अनुसार से उसके जीवन में परिवर्तन करके उसके जीवन को खुशहाल करने की प्रक्रिया के रूप में हमें सामने दिखाई देता है। अब अगर हम परामर्श के इस बातों को देखें, इसके विश्लेषण को देखें, जिसमें परामर्श के प्रक्रिया के बारे में बात चल रही है, तो परामर्श की प्रक्रिया जो है, प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग जो है, वो इस प्रक्रिया के अंतर्गत अगर हम देखें तो स्कूल के समय में या स्कूल में जो परामर्श की प्रक्रिया चल रही है, जिसके अंतर्गत एक स्टूडेंट, एक पढ़ने वाला विद्यार्थी व्यावसायिक रूप से जो एक प्रशिक्षित व्यक्ति है, या कह सकते हैं एक परामर्शदाता है, एक काउंसलर है, वो उस विद्यार्थी के लिए, उस स्टूडेंट के लिए एक उद्देश्य को बनाता है और उसके लिए काम करता है। ऐसे व्यवहार को वो सीखता है जिसके लिए वो विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने में, उस स्टूडेंट को के लिए वो प्राप्त करने में उस विशेष उद्देश्य को, चाहे वो अपने पढ़ाई के संबंध में हो, चाहे भविष्य के लिए किसी व्यवसाय को लेने के संबंध में हो, या जीवन के अनेक पक्ष में जो उसके लिए समस्या है, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वो काम करता है, ये उसके लिए आवश्यक है। परामर्श की सफलता के लिए कुल 4 आधारभूत मान्यताओं का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। सबसे पहली बात है इच्छा को जानना, दूसरा परामर्शदाता का अनुभवी होना, तीसरा उचित वातावरण, और चौथा आवश्यकता की पूर्ति। जब कभी भी एक स्टूडेंट या एक क्लाइंट और एक काउंसलर के बीच में परामर्श की प्रक्रिया चल रही हो, तो परामर्शदाता, एक काउंसलर, हमेशा ये जानने की कोशिश करता है कि जो क्लाइंट आया है उसके पास, जो स्टूडेंट है, उसकी अपनी इच्छा क्या है। परामर्श के लिए एक स्टूडेंट को ये मानना पड़ता है, ये कह सकते हैं कि ये स्वीकार करना है कि स्टूडेंट के लिए अपने परामर्श की प्रक्रिया के लिए, अपने लिए जो वो एक अच्छा परामर्श चाह रहा है, उस प्रक्रिया के लिए उसे परामर्श को स्वीकार करना सबसे ज़्यादा जरूरी है, या फिर कह सकते हैं कि परामर्श का इच्छुक होना उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, जिसमें कि परामर्शदाता या काउंसलर उस व्यक्ति की इच्छा को जान सके कि असल में वो चाहता क्या है, क्या समस्या है उसकी। दूसरा है परामर्शदाता का अनुभवी होना, या फिर हम इसको इस बात से देख सकते हैं कि परामर्शदाता जो काउंसलर है, किसी भी कैंडिडेट को तभी बहुत ही प्रभावी ढंग से अपना राय, मशवरा या समस्या के समाधान के लिए किया जाने वाले कार्य का जो परामर्श वो देगा, ये तभी अच्छा और प्रभावशाली होगा जब वो प्रशिक्षित होगा, एक अनुभवी होगा और अपने कार्य के लिए जुझारू होगा, अपने कार्य के प्रति रुझान रखता होगा। तीसरी बात है उचित वातावरण। परामर्श की सफलता के लिए एक व्यक्ति और एक क्लाइंट और एक परामर्शदाता जब भी एक मीटिंग कर रहा है, एक समय तय किया है कि हम आपस में बैठ करके सलाह मशवरा करेंगे, बात विचार करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, तो ये ज़रूरी है कि उन दोनों के मिलने वाले जगह
एक अच्छी जगह हो, एक शांत जगह हो, जहाँ दोनों के मन शांत हो, दोनों एक दूसरों की बातें को प्रभावी ढंग से सुन सके, क्लियर सुन सके, और जो एक्सप्रेशन और रिलैक्सेशन वहाँ पे एक क्लाइंट दे सके, वो ऐसा वातावरण हो जो कि क्लाइंट जो है वहाँ पे कंफर्टेबल फील कर सके। चौथी बात है आवश्यकता की पूर्ति। जब परामर्श की प्रक्रिया चल रही है, जब एक क्लाइंट अपनी समस्या को लेकर के अपने काउंसलर के पास गया है, तो परामर्श के समय में व्यक्ति की जो अभी चल रही समस्या है और भविष्य में होने वाले समस्या के समाधान के लिए वो उससे जानकारी लेने आए हैं, ये दोनों प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति काउंसलिंग के माध्यम से होनी चाहिए। परामर्श की प्रक्रिया की आधारभूत मान्यता का जो स्थिति है वो है परामर्श का स्वरूप, और इसी से ही परामर्श की प्रक्रिया बहुत ही प्रभावी ढंग से हो सकती है। अब हम आते हैं परामर्श के लक्ष्य और उद्देश्य की ओर, जो कि इसके परिभाषा के अनुसार से हमें देखने को मिलते हैं। परामर्श को जब हम विचार करते हैं, सोचते हैं, तो यहाँ पे परामर्श के एम्स को या परामर्श किस लिए दिया जा रहा है, ये बात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। यहाँ पे परामर्श प्रक्रिया का मुख्य अंग होता है, जिसके कारण ही जो परामर्श के उद्देश्य हैं उसको हम देख पाते हैं। परामर्श की प्रक्रिया जो है वो एक मनोवैज्ञानिक प्रोसेस है, और ये जो प्रोसेस है वो कुछ न कुछ उद्देश्य को ले करके फिर से आती है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो परामर्श है और इस परामर्श के अनुसार से जो मनोचिकित्सा या साइकोथेरेपी है वो करीब करीब एक ही है। इसलिए जहाँ पे परामर्श की प्रक्रिया हो रही है वहाँ पे ये परामर्शदाता एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और यहाँ पे कहीं ना कहीं मनोचिकित्सा या साइकोलॉजी एक साथ जुड़े हुए रहते हैं। रॉबर्ट और डब्ल्यू हाइट के अनुसार से जब हम देखेंगे तो इसमें हम पाते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति मनोचिकित्सक की हैसियत से परामर्श देने वाला काम करता है, तो यहाँ पे उसका उद्देश्य प्रभावी होता है और प्रभाव डालने वाला होता है, और इसमें वो सहमति को ही नहीं प्राप्त करता है, यहाँ पे वो एक अच्छा स्वस्थ इन्वायरमेंट को बनाना चाहता है, और वो अपने काम को अच्छे तरीके से करना चाहता है। यहाँ पे मनोचिकित्सक को अपनी बातों को सत्यापित करना होता है, ना कि दूसरी बातों को लाना। अगर हम हाइट की बात में इस दृष्टिकोण को देखें, हाइट के दृष्टिकोण से हम काउंसलिंग की बात को देखें, तो यहाँ पे मनोचिकित्सक या एक परामर्शदाता का काम केवल काउंसलिंग या काउंसलिंग के जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको सामान्य बनाना होता है। अपना कोई भी आग्रह या अपना कोई दृष्टिकोण उस व्यक्ति पर थोपना नहीं होता है। यहाँ पे परामर्श में परामर्श देने वाला किसी भी विचारधारा और या किसी भी जीवन पद्धति, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई भी क्लाइंट अगर उसके पास आया है जो कि अपनी समस्याओं को लेके आया है कि मुझे ये समस्या है, वो समस्या है। अगर मान लिया जाए, अगर कोई बच्चा है जो कि अपने लिए ये कहने आया है कि मुझे
मेडिकल पढ़ना है या फिर कुछ ऐसे विषयों को लेना है जो कि वो चाहता है, तो कोई भी मनोचिकित्सक या काउंसलर उस पर ये नहीं कह सकता है कि आपके लिए ये उचित नहीं है और आप इसको छोड़ दें और किसी दूसरी ओर ले जाएं अपने मन को, जिसमें मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ। ऐसा वो नहीं कर सकता है। अगर जनरल क्लिनिकल काउंसलिंग, सामान्य नैदानिक परामर्श को देखें या उस बात पर विचार करें, तो वॉय और पाइन इस बात पे, काउंसलिंग के बात पे एक लक्ष्य को ध्यान में रखने की बात कही है। वो है कि काउंसलिंग को अधिक अच्छा करने में सहायता देने, अर्थात काउंसलिंग को अपने महत्व को स्वीकारने और उसकी वास्तविकता को जानने के लिए उसमें सहायता देना है और लोगों को अपने व्यक्तिगत समस्याओं को अधिक से अधिक स्पष्ट रूप में उनके सामने ला करके उनको सहायता देने की प्रक्रिया है। अगर हम बॉय और पाइन जो व्यक्ति हैं उनकी क्षमता और सीमाओं को देखें, तो उनकी क्षमता और सीमाओं से परिचित कराना और उनकी समस्याओं के प्रति उनके लिए दृष्टि करना और उनके लिए एक लक्ष्य बनाना है, जिसमें प्रायः लोग एक दूसरे से संबंध बनाते हैं। प्रायः लोग अपने संबंध में एक अवास्तविक या अकल्पनीय धारणा बना लेते हैं जो उनकी वास्तविक स्थिति से अलग होती है। इस विभिन्नता को दूर करने के लिए स्व के आदर्श और आदर्श स्व को बताने की ज़रूरत होती है। अगर हम इस बात को और भी स्पष्ट रूप से देखें तो हम पाएंगे कि बहुत बार ऐसे व्यक्ति की जो वास्तविक क्षमता है, वो व्यक्ति अपनी वास्तविक क्षमता से उलट कहीं और दूसरी बातों को अपने लिए सोचता है, और जब वो उसमें नहीं सफल होता है, जो दूसरी बातों के लिए सोच रहा है और वो नहीं पाता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा समस्या से ग्रसित हो जाता है और ऐसी दशा में वो काउंसलर के पास आता है। जब वो ऐसी दशा में काउंसलर के पास आता है तो काउंसलर उसकी स्थिति, उसकी एबिलिटी, उसकी इच्छा, उसकी रुचि, उसकी कैपेसिटी, उसके एटीट्यूड को देख करके समझ जाता है कि वो किसी दूसरी ओर अपने लिए राह तलाश रहा है। ऐसी स्थिति में जो काउंसलर है उसका काम ये होता है कि वो उस कैंडिडेट को ये बताए कि आपकी वास्तविक स्थिति क्या है, आपकी इच्छा वास्तविकता में क्या है, आपकी स्थिति किस तरह से आप अपने आप को देख सकते हैं, और इससे वो व्यक्ति अपने आप को पहचानता है और अपनी क्षमता और अपनी कैपेसिटी के अनुसार से आगे अपने जीवन को बढ़ाता है। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन परामर्श के उद्देश्यों को जो बताया है वो इस प्रकार से है। काउंसलर जो है, काउंसलिंग की प्रोसेस जो है, क्लाइंट द्वारा अपनी क्षमता और अपने एप्टीट्यूड, अभिप्रेरक और आत्मदृष्टिकोण के यथार्थ को स्वीकारना है। दूसरी बात है जो क्लाइंट की है उसके द्वारा सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक परिवेश जो उसके साथ तर्क संगत सामंजस्य की ओर उनको प्रोत्साहन देना है। यहाँ पे तीसरी बात ये कहते हैं कि व्यक्तिक विभिन्नताओं की समाज के द्वारा उसे स्वीकृति दिलाना, समुदाय में और रोजगार और वैवाहिक संबंध में उसे आगे बढ़ाना है। यहाँ अगर हम इन सारी बातों को देखें, इन सारे उद्देश्यों को देखें, तो इन सारी बातों से हमें यही पता चलता है कि परामर्श के लक्ष्य में अनेक बात आती हैं। सबसे पहले व्यक्ति को अपने संबंध में
सही मूल्यांकन करना और ये अपने संबंध में जो मूल्यांकन कर रहा है यही परामर्श का सबसे प्रथम लक्ष्य है। उसके बाद व्यक्ति का उस परिवेश में किस प्रकार से वो व्यक्ति सामंजस्य बना रहा है इस पे ध्यान दिया जाना चाहिए और साथ ही साथ इस तरह से वो सामंजस्य बना सके ताकि जिससे कि वो अपने लिए संतोषजनक स्थिति बना सके और अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।